श्री राजा इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र ऑनलाइन क्लास में छात्रों आपका स्वागत है। इसमें आपको पढ़ाएंगे संस्कृति की प्रकृति एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 1 होगा अध्याय 5 में। अध्याय 5 में प्रश्न नंबर 1 है संस्कृति की प्रकृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संस्कृति की परिभाषा एवं अंतर्वस्तु को जान लेने के बाद ही इसकी प्रकृति की विशेषताओं को जानना संभव होगा। संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 इसमें हेडिंग है संस्कृति सीखने से विकसित होती है। नंबर 1 हेडिंग है संस्कृति सीखने से विकसित होती है। संस्कृति सीखने से विकसित होती। संस्कृति व्यक्ति का जन्मजात गुण नहीं होता है, क्योंकि संस्कृति समाज में रहकर व्यक्ति सीखता है। संस्कृति व्यक्ति का सीखा हुआ व्यवहार है। जब समाज में वह जन्म लेता है, जन्म लेने के उपरांत सीखे गए गुण को संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सांस्कृतिक विकास उसका समाज में रहकर ही होता है। यह जन्मजात उसका गुण नहीं होता है कि जन्म लिया और संस्कृति लेकर पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि समाज में जन्म लेने के बाद व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता है। उसका सीखा हुआ व्यवहार ही संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि परिवार उसका प्रथम पाठशाला होता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी इत्यादि द्वारा उसको उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता है कि समाज में रहकर आपको कैसा जीवन जीना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ समाज में आपका क्या संबंध है, क्या उचित है क्या अनुचित है। यह ज्ञान उसको समाज में रहकर ही कराया जाता है। समाज से परे रहकर व्यक्ति कुछ नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसको जो स्व का ज्ञान होता है वही वह सीखता है। जब वो समाज में आता है तभी उसको यह ज्ञान होता है क्या उचित है क्या अनुचित है, हम किस प्लेस पर हैं, हमको यहाँ क्या कहना है, क्या सुनना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है मुझसे, किसके साथ कैसे बर्ताव करने हैं, किसके साथ कैसे व्यवहार करने हैं, और समाज में किसके साथ मेरा क्या संबंध है। वो सामाजिक संबंधों के आधार पर संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार माना जाता है। दूसरी टॉपिक है संस्कृति संचरित होती है। संस्कृति संचरित होती है। संस्कृति परिवार द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति संचरित की जाती है, विरासत के रूप में प्रदान की जाती है, क्योंकि परिवार अपने सदस्यों को संस्कृति को विरासत के रूप में अर्जित कर देता है। एक पीढ़ी से सीखा हुआ व्यवहार दूसरी पीढ़ी को सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। उसका परिवार में रहकर परिवार के सदस्य एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, नकल करके कुछ गुण सीख लेते हैं। जो गुण नहीं सीख पाते उनके परिवार द्वारा उनको वह सिखाया जाता है कि किसके यहाँ आपको
क्या संबंध है, किसके यहाँ आपको कैसे रहना है, किसके यहाँ कैसे क्या करना है, इसका ज्ञान संस्कृति के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को संचरित की जाती है, तो संस्कृति का संचार होता है। संस्कृति का संचार होता है। संस्कृति वह समग्र रूप में अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में मिल जाती है। इसी कारण विशेषता संस्कृति का रूप पीढ़ी दर पीढ़ी परिष्कृत होता चला जाता है। संस्कृति के संचार में मुख्य साधन भाषा का होता है। भाषा के माध्यम से संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचरित किया जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग भाषा के माध्यम से संस्कृति का संचार होता रहता है। एक दूसरे की बात को सुनकर, देखकर लोग समझ लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यवहार उनको नहीं आता है उसको बता दिया जाता है, अनुकरण कराया जाता है उनके परिवार के द्वारा कि यह कार्य करना उचित है, यह कार्य करना अनुचित है, इस कार्य को आप इस ढंग से करेंगे। उसके बाद तीसरी टॉपिक है संस्कृति समाज से संबंधित होती है। संस्कृति समाज से बंधी होती है। संस्कृति का समाज से संबंध होता है क्योंकि समाज में रहकर व्यक्ति सांस्कृतिक गुणों को सीखता है। समाज से अलग कर दिया जाए तो उसका सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि समाज से परे अलग आप किसी का, आपने तो सुना होगा समाज शास्त्र में रामू नाम का एक बालक था जिसको भेड़िया उठा ले गया था। भेड़ियों की माद में पाया गया। जब उसका पकड़कर उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसके मस्तिष्क का जांच की गई तो पूर्ण रूप से उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि यह देखने के बाद यह पता चलता है जब व्यक्ति समाज में रहता है तब व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज से उसको अलग कर देने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज में रहकर वह संस्कृति को सीखता है। उचित अनुचित का उसको ज्ञान होता है। यदि उस समाज से परे कर दिया जाए तो उसको यह ज्ञान नहीं हो पाता है कि कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है। इसके लिए संस्कृति का संचार होता है और संस्कृति समाज से संबंधित होती है। समाज से परे अलग, यह स्पष्ट है कि संस्कृति का अलग कर रखकर कोई व्यक्ति संस्कृति का न तो विकास हो सकता है और नहीं इसका प्रसार। स्पष्ट है कि संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति का विकास समाज में रहकर, व्यक्ति का विकास समाज में रहकर होता है और समाज से उसको अलग कर दिया जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, उसकी संस्कृति शून्य हो जाती है। क्योंकि संस्कृति जो समाज द्वारा सीखा हुआ व्यवहार है, समाज में रहकर व्यक्ति उचित अनुचित का ज्ञान करता है। उचित अनुचित का ज्ञान होने के बाद वो समाज उपयोगी हो जाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास माना जाता है। यदि उसको समाज से अलग कर देंगे या तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है, उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा, क्योंकि समाज में वो रहेगा तभी उसकी संस्कृति का संचार होता है और समाज संस्कृति और समाज से संबंधित मानी जाती है। उसके बाद आदर्शात्मक चौथी टॉपिक है संस्कृति जो है आदर्शात्मक होती है, क्योंकि मानव समाज में रहकर नियमों आचार व्यवहारों को सीखता है और संस्कृति के अनुरूप समाज के अनुरूप वैसा व्यवहार समाज में करता है। यदि शिक्षा और निर्देशन ने मनुष्य की संस्कृति के साथ आदर्श प्रतिमान के अनुरूप अपने जीवन को बनाने का प्रयास करता है, इसी की विशेषता के कारण प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति को उच्च या महान मानता है। भारतीय समाज अपनी संस्कृति को आध्यात्मिक या ईश्वरीय देन मानता है, क्योंकि भारतीय समाज अपनी संस्कृति को आध्यात्मिक या ईश्वरीय देन मानता है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिक गुणों को सीखता है। समाज के व्यवहार, समाज के नियमों और आचार व्यवहार से
व्यक्ति समाज में प्रत्येक व्यक्तित्व के लिए ये दिशा निर्देशन का कार्य करती है। दिशा निर्देशन का कार्य करने से मनुष्य की संस्कृति आदर्श प्रतिमानों के अनुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहकर अपने आदर्श नियमों एवं प्रतिमानों को उसके अनुरूप बनाने का निर्देश प्राप्त करता है। क्योंकि संस्कृति जो समाज का सीखा हुआ व्यवहार है, समाज में रहकर व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। जब समाज में से अलग कर दिया जाएगा व्यक्ति को, तो उसका व्यक्तित्व का श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं माना जाता है, क्योंकि समाज में रहकर ही व्यक्ति सामाजिक गुणों को सीखता है और समाज के अनुरूप व्यवहार करने सीखने लगता है और समाज के अनुरूप अपने व्यवहारों, नियमों, प्रतिमानों को आदर्श रूप प्रदान करने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज में उसके नियम जो होते हैं वो आदर्शात्मक नियमों से व्यवहारिक होते हैं। उसके बाद संस्कृति जो है मानवीय होती है। संस्कृति मानवीय होती है। संस्कृति जो है मानवीय होती है, क्योंकि संस्कृति मानवीय इस नाते होती है कि समाज में रहकर व्यक्ति सामाजिक नियमों और प्रतिमानों को सीखता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर संस्कृति का गुण होता है, पशु के अंदर संस्कृति का गुण नहीं होता। पशु भी कुछ व्यवहार सीख लेता है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में अपने आने वाले वंशजों को विरासत के रूप में कुछ देता नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो है संस्कृति मानवीय होती है, आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में अपनी संस्कृति को छोड़ देता है। उसके आने वाले पीढ़ी के लोग उसकी संस्कृति का ग्रहण करते हैं, अनुकरण कर लेते हैं, लेकिन पशुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। क्योंकि पशु के अंदर सीखा हुआ व्यवहार कुछ सीख लेते हैं, लेकिन वह उनके अंदर भाषा के अभाव के कारण संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं कर पाते हैं। इस नाते पशु और मानव में यह डिफरेंस माना जाता है। उसके बाद अगली टॉपिक है संस्कृति का संबंध मानवीय आवश्यकताओं से होता है। छठवीं टॉपिक है संस्कृति का संबंध मानवीय आवश्यकताओं से होता है। संस्कृति का संबंध मानवीय आवश्यकताओं से होता है, क्योंकि संस्कृति अब आवश्यकताएं से होती है जिनका संबंध सूक्ष्म मानव स्वभाव से होता है। संस्कृति सदैव इन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करती है, क्योंकि संस्कृति का जो संबंध होता है मानव की आवश्यकताओं से होता है। संस्कृति के माध्यम से मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की और सूक्ष्म मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है और आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास भी करता है। संस्कृति सदैव इन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास भी करती है। मानव की जितनी जो भी आवश्यकताएं होती हैं संस्कृति के माध्यम से वह प्रयास करके उनकी पूर्ति भी करता है, क्योंकि समाज में रहकर मानव एक सामाजिक प्राणी बनने की कोशिश करता है और मानव एक सामाजिक प्राणी है भी। उसके बाद अगली टॉपिक है संस्कृति संगठित होती है। संस्कृति संगठित होती है। संस्कृति संगठित होती है क्योंकि संस्कृति अनेक पक्ष होते हैं, परंतु ये सभी पक्ष स्पष्ट संगठित के विभिन्न पक्षों का परस्पर एक समग्र रूप में बनते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कृति में संगठन एवं एकमूतता की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक संस्कृति जो है संगठित होती है। संस्कृति का संगठन व्यक्ति समाज में रहकर संगठित होकर अपने अपने अनुरूप सभी लोग संगठन बनाते हैं। संगठन बनाकर अपनी संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करते हैं। सभी लोग एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानने लगते हैं।